नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले गया। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं उसमें बिल्ली और बंदर की तुलना मत कीजिएगा, बल्कि इस कहावत के पीछे जो संदेश देने की कोशिश है जरा उसको समझिएगा। राजस्थान में मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई के बीच फंसी हुई है, और ऐसी फंसी हुई है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में जिन मुद्दों को लेकर जाने वाली है उन मुद्दों पर उस अदावत की एक परत जम गई है, जिससे बाहर ये मुद्दे निकल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मौजूदा समय में जनता से उतना बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अब गहलोत वर्सेस पायलट की इस लड़ाई, इस अदावत में कोई निष्कर्ष निकले तो टीम कांग्रेस एकजुट होकर भले जनता के बीच जाए। लेकिन जब मैंने बात की बिल्ली और बंदर की कहावत की, इस लड़ाई के बीच बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है। वो मौका क्या है? दरअसल बीजेपी के सामने भी चुनौती बड़ी है। एक तरफ गुटबाजी थी जो कांग्रेस की तरह सतह पर तो नहीं थी, लेकिन अंदर खाने सीएम दावेदारी को लेकर गुटबाजी जरूर दिखाई देती थी। लेकिन दो बड़े पदों पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो या फिर नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति, इन दो बड़े पदों पर बड़े फैसले लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह दिखाने की कोशिश की कि पार्टी एक लाइन पर है, और मौजूदा समय में ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन बीजेपी को जो मौका मिला उसमें बीजेपी ने उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है जिससे कि बहुसंख्य समाज का सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ सके। अब उदाहरण के तौर पर जिस तरह से जोधपुर में पाकिस्तान से आए प्रताड़ित लोगों का, यूं कहें कि पाक विस्थापितों के ऊपर, उनके घरों पर एनक्रोचमेंट के नाम पर जो बुलडोजर चला, वो मुद्दा अब भुनाने की कोशिश में बीजेपी है कि आखिर एनक्रोचमेंट के नाम पर हिंदुओं को भारत में या राजस्थान में क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी को ये मुद्दा, और इसी के साथ साथ जो टोंक जिले में मालपुरा कस्बे में जो घटना हुई, दो पक्षों के बीच पथराव हुआ, झगड़ा हुआ, और 2022 में यानी पिछले साल जो करौली हिंसा हुई थी उस मामले में भी बीजेपी, अब इन दोनों मामलों में भी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रही है। यानी वो कह रही है कि जो मुस्लिम उपद्रवी थे या आरोपी थे उन पर तो कार्रवाई नहीं की कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने, और जो हिंदू आरोपी थे उन पर कार्रवाई हुई। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। यानी उस सेंटिमेंट को टच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और ये बातें बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने कही है, और उनके लिए तो ये कहा जा रहा है कि वो टीम मोदी है, टीम मोदी का हिस्सा है। यानी जो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की राजनीति बाकी राज्यों में और देश में रही है, उसी लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। और लेकिन मैंने जब उस कहावत का जिक्र किया था तो उसमें यह भी समझना हमें जरूरी है कि क्या मौजूदा राजनीति जो राजस्थान की है, या जो सियासी या चुनावी मिजाज है, क्या उसमें बीजेपी की इस लाइन की एक्सेप्टेंस है या नहीं, इसको समझना पड़ेगा। या बीजेपी क्या चुनावी मिजाज प्रदेश का ऐसा बना देगी आने वाले वक्त में कि इस तरह के मुद्दे ही आपको सुनाई देंगे और इन्हीं का असर चुनावों में सुनाई देगा। पहले सीपी जोशी साहब को आप सुनिए, उन्होंने किस तरह से इन घटनाओं का जिक्र करते हुए तुष्टीकरण का आरोप गहलोत सरकार पर लगाया। सुनिए जरा। राजस्थान में फिर मैंने कई बार कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से एक के बाद एक निर्णय, मालपुरा और करौली की घटना में कैसे, जोधपुर की घटनाओं में अपराधियों को कैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ने बचाया है। गहलोत साहब एक अपने आंख से चश्मा उतारने का काम करें। कैसे आप प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों झंडा हटाया, मारपीट की। कल मालपुरा में परसों कैसे घरों में घुसकर हथियारों के साथ मारपीट की। भिलवाड़ा में हमारे संघ स्थान पर जाकर वहां जाके मारपीट की। क्या हो रहा है? जानबूझकर सरकार का श्रेय, राजस्थान की सरकार का श्रेय ऐसे उपद्रवियों के साथ है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी हो रही है। और कैसे वहाँ
जोधपुर में बिना मुख्यमंत्री की शह पर कैसे हो सकता है तोड़फोड़? हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सीपी जोशी साहब ने यह बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया कि बीजेपी के लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी या गहलोत साहब महंगाई राहत कैंप के जरिए आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी मुद्दे के सहारे केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और उसी से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। गहलोत साहब ने बताया कि देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत इतने लोग सिलेंडर ले पा रहे हैं, वो भी जिनके पास है वो उसको रिफिल कराने यानी दोबारा से सिलेंडर लेने में सक्षम नहीं है। महंगाई की वजह से सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं और अब सरकार हमारी यानी गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है और तमाम योजनाओं के जरिए राहत पहुंचाने का काम कर रही है। तो गैस सिलेंडर की बात है तो आज बताइए कि इतना महंगा कौन खरीद सकता है। अभी मैं पूछा, मैंने 32,000 इस दुकान के अंदर, गैस एजेंसी के अंदर 32,000 कनेक्शन के पास में है। उनमें 1500 कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के। लेके तेरे सिर्फ 50 लोग ले रहे हैं, मुश्किल 50 लोग ले रहे हैं। मैंने भी पता किया। अब जब हमने घोषणा की तो 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। धीरे धीरे और आगे आएंगे लोग आगे। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मैं चाहूँगा राजस्थान भर के अंदर हमने जो आज शिविर शुरू किए महंगाई राहत के, उसके अंदर आगे पंजीकरण करवाएं और 10 लाख का बीमा 25 लाख का करवाएं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर लें। वो दोधारी तलवार लेकर गहलोत साहब चले तो हैं और उससे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में तो है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई या दावत उस नैरेटिव को डैमेज कर रही है। बनने से पहले ही बड़ा डेंट इस नैरेटिव पर पड़ रहा है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बनाना चाहते हैं। तो क्या जब अपने मुद्दों को लेकर जनता से कनेक्ट ठीक तरह से नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब या कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार, तो क्या बीजेपी को वाकई ये मौका मिला है और इसका असर अब आने वाले चुनावों में दिखेगा? यानी अभी 5 से 6 महीने का वक्त चुनावों में है, तो क्या ये मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी ने भी अपनी लाइन पकड़ ली है? क्योंकि देखिए, सवाल ये उठ रहा है, हमने वसुंधरा राजे का भी इससे पहले अपनी इनसाइड स्टोरी में जिक्र किया कि उनको साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद सचिन पायलट ने जो राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता। ये सवाल है, क्योंकि अगर पूर्व की सरकार के कामकाज पर बीजेपी आगे बढ़ती यानी राज्य सरकार के कामकाज पर आगे बढ़ती, तो क्या इतनी उपलब्धियां उस सरकार के पाले में या उसके खाते में है कि उसके दम पर चुनाव में हार या जीत तय हो सके, जीत सुनिश्चित हो सके? लेकिन अब जो लाइन बीजेपी ने पकड़ी है, वो क्या लाइन बहुसंख्यवाद की होगी? क्या वो लाइन फिर से वही होगी कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है? ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कई राज्यों में, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्रीय राजनीति की बात हो या कई राज्यों में चुनावी राजनीति की बात हो, जहां पर बीजेपी ने इस मुद्दे पर अच्छा खासा वोट बटोर कर सरकार बनाई है। तो क्या अब आने वाले समय में राजस्थान में भी बीजेपी की रणनीति यही रहने वाली है? और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रहेगी तो क्या ये रणनीति कारगर रहेगी? कितनी कारगर रहेगी? राजस्थान का चुनावी मिजाज बदलने में बीजेपी क्या सक्षम हो पाएगी इस धार्मिक मुद्दे पर? अब चूंकि पाक विस्थापितों का मुद्दा आया है, सरकार, गहलोत सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है कि क्यों इस तरह की कार्रवाई एनक्रोचमेंट के नाम पर कर दी गई। बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग, जो हिंदू, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे, उन पर जो प्रताड़ना हुई, वो अपने देश आकर, राजस्थान में भी आकर प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसी का मुद्दा उठाते हुए सीपी जोशी साहब ने कह दिया, देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ही करती थी और तब धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, तब कहती थी कि धर्म के आधार पर एक कानून बनाया गया। लेकिन अब खुद ही हिंदुओं पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किसने किया?
नेहरू लियाकत समझौते में स्पष्ट था कि भारत के विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ है, वहाँ का अल्पसंख्यक है, वो अगर किसी कारण प्रताड़ना से हिंदुस्तान में आता है तो वहाँ को उनको सारी सुविधाएं देने का काम सरकार का होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बिल का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में किया, और जिस प्रकार का कृत्य जोधपुर में हुआ है उससे बड़ी इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हिंदुओं के हक में उनके अधिकारों को संरक्षित करने वाले कानून को कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करके ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। ये एजेंडा बीजेपी अब लेकर चलने जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले वक्त में चूंकि कार्रवाई की बात हो रही है, गहलोत वर्सेस पायलट साहब की इस लड़ाई में जो अनुशासनहीनता हुई है, जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उस पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ फैसला आलाकमान लेगा और उसके बाद हो सकता है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो, दोनों पक्षों की तरफ कार्रवाई हो। एक जानकारी ये भी है कि एक हिटलिस्ट तैयार हुई है कि इस तरह से पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, जिसका जिक्र मैंने कल की इनसाइड स्टोरी में किया था। आप जाकर वो चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी ने जो लाइन पकड़ी है वो कितनी कारगर साबित होगी, और क्या महंगाई राहत कैंप वाला मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ आगे जा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने मुश्किलें चारों तरफ से खड़ी हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बात आप भी इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें, अपनी बात ज़रूर कहें, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।